नमस्कार। श्री आदि एजुकेशन ग्रुप से मैं नीतू कौर आप सबका स्वागत करती हूँ। हम क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक में जो इतिहास का पाठ आता है उसमें हम प्रथम चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने प्रथम चैप्टर में 2 पार्ट पूरे कर लिए थे और आज ये इसका तीसरा पार्ट आता है। इसमें हम वर्धन वंश के बारे में आज पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा और गुप्त वंश की जो सांस्कृतिक उन्नति हुई, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। और आज हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। वर्धन वंश को हम पुष्यभूति गुप्त भी बोल सकते हैं। तो वर्धन वंश के बारे में पढ़ रहे हैं हम। जैसे 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से, जो कि शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। वर्धन वंश का या फिर पुष्यभूति वंश का आरंभ कहाँ से होता है? दिल्ली के निकट जो थानेश्वर है वहां पर पुष्यभूति से हुआ। और इस वंश में 3 राजा हुए थे, जिसमें नाम आता है प्रभाकर वर्धन का, और दूसरा नाम आता है राज्यवर्धन का, और तीसरा नाम आता है हर्षवर्धन का। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ संसांग द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया। किसका? राज्यवर्धन का। अब राज्यवर्धन की तो मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसका छोटा पुत्र था, उसका नाम आता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाई थी, और हर्षवर्धन जो कि अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। और हर्षवर्धन का जो काल आता है 606 से 47 ईस्वी तक आता है, और जिसने 40 वर्ष तक राज्य किया और अपनी कीर्ति का विस्तार किया। वह निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। कौन था निसंतान? हर्षवर्धन के कोई पुत्र नहीं था। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत ही संकटपूर्ण थी। जो बंगाल के गौड़ के राजा आते हैं संसांग ने, उसके बड़ा भाई था, जो हर्ष का बड़ा भाई था राज्यवर्धन, उसका वध कर डाला था। और उसकी जो छोटी बहन थी राज्यश्री, अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके संसांग के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी थी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट और पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष का जो साम्राज्य था वो दूर दूर तक फैला हुआ था और कन्नौज इनकी राजधानी थी। उसके बाद हर्ष ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी। कौन सी? महाराजा धीराज की। और वे शिव और सूर्य की उपासना करता था। किसकी उपासना करता था? शिव और सूर्य की। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर हो गया था। बाद में हर्ष का झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर हो गया था। वे प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान करता था। चीनी यात्री हेनसांग भी इस प्रकार के 6ठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ। ये जो चीनी यात्री है हेनसांग, ये हर्ष के समय भारत आया था और इन्होंने ये जो 6ठा महोत्सव हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की थी। और एक चीनी यात्री आता है फायान आता है
और एक आता है चीनी यात्री ह्वेनसांग। हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाम से 3 नाटकों की रचना की। कितने नाटकों की रचना की? 3 नाटकों की, जिसका नाम आता है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट ने कादम्बरी व हर्षचरित्र के लेख लिखे थे। कादम्बरी और हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। मयूर, सुबुंद, मातंग, दिवाकर, इंसान आदि विद्वानों और चीनी यात्री ह्वेनसांग को आश्रय दिया था। ये हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है, ये पूरा हर्षवर्धन का आता है। ये देखिए, जिसे यहाँ से लेकर ये जो यहाँ पर मगध साम्राज्य था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये कन्नौज जो हर्ष की राजधानी थी, और यहाँ पर वल्लभ भी आता है, और यहाँ पर ये नीचे जो चालुक्य वंश आ जाता है, यहाँ पर कलिंग है, और ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर चोल, पल्लव, ये सब आते थे। तो ये इतना बड़ा साम्राज्य था हर्ष का। और ये हर्ष की हमें मूर्ति मिलती है, ये देखिए, सम्राट हर्षवर्धन मूर्ति है इनकी। तो अब जो अगला वंश आता है पाल वंश। देखिए, पाल वंश के पढ़ने से पहले, जैसे कि यह हमारा भारत है, तो यहाँ पर कन्नौज जो कि हर्ष की राजधानी था, तो इस कन्नौज पर शासन करने के लिए या इसको प्राप्त करने के लिए, किसको? कन्नौज को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आता है बंगाल में पाल वंश, इधर राजस्थान में आता है गुर्जर प्रतिहार, और दक्षिण भारत में आता है राष्ट्रकूट। तो ये तीनों महान शक्तियां इस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आपस में 100 वर्षों तक संघर्ष किया। तीनों शक्तियों ने 100 वर्षों तक संघर्ष किया था। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। तो उसी के तहत जो ये बंगाल का पाल वंश आता है, और राजस्थान का आता है गुर्जर प्रतिहार, और दक्षिण भारत का आता है राष्ट्रकूट। तो हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, पाल वंश के बारे में। इस वंश का उद्भव बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल से माना जाता है। किससे? गोपाल से। कब? 750 ईस्वी में माना जाता है पाल वंश का बंगाल में। पाल वंश का जो दूसरा शासक था उसका नाम धर्मपाल आता है, और इस वंश का सबसे महान राजा था धर्मपाल। पाल वंश का सबसे महान राजा था धर्मपाल। उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया और प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। अभी जो हमने बात की थी, ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष था, कन्नौज पर अधिकार को लेकर 3 महान या बड़ी शक्तियों में जो संघर्ष हुआ, उसे ही त्रिकोणात्मक संघर्ष भी कह सकते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष भी कह सकते हैं, जो कि लगभग 100 वर्षों तक चला था। तो इसी में धर्मपाल ने अपने राज्य को सुरक्षित रखा। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी था देवपाल। देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। कहाँ ले गया था? पाटलिपुत्र से बंगाल। उसकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बलिपुत्र देव का दूत आया था। देवपाल ने 810 से 850 ईस्वी के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति, शासकों की निर्बलता तथा गुर्जर प्रतिहार राजाओं के आक्रमण के कारण क्षीण होने लगी थी। नवे राजा महिपाल प्रथम के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया। किसने जीत लिया था? ये जो चोल शासक आता है राजेंद्र प्रथम, इसने।
गंगा के क्षेत्र को जीत लिया था, इसीलिए राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी। पालवंशी राजा बौद्ध थे और उसके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उसका संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिसा 10वें पाल राजा नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर भी गया था। पालवंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। कौन? जो बंगाल वंश के जो पाल वंश था उनके राजा। उन्होंने धीमान तथा विट्टपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया था। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। अब जो प्रथम तो पाल वंश था, त्रिकूट संघर्ष में, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ लिया था। महान शासक आता है धर्मपाल, और इन्होंने कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन दिया था, जलाशयों का निर्माण कराया था। उसके बाद जो ये दक्षिण में आता है राष्ट्रकूट वंश, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश आता है, तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने, किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। 736 ईस्वी में की थी। जो ये राष्ट्रकूट वंश आता है दक्षिण भारत में, इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की और 736 ईस्वी में की। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया था? नासिक को। और ये नासिक कहाँ वर्तमान में आता है? महाराष्ट्र में आता है। तो ये जो राष्ट्रकूट वंश है ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी आता था। वर्तमान में जो महाराष्ट्र है उस समय वहां पर राष्ट्रकूट वंश आता था। इस वंश में 14 शासक हुए थे। किसमें? राष्ट्रकूट वंश में। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। अब ये चालुक्य भी दो प्रकार के थे, एक तो वातापी के चालुक्य आते हैं और एक कल्याणी के चालुक्य आते हैं। ये गुजरात के क्षेत्र में आते थे चालुक्य। तो दंती दुर्ग पहले जो गुजरात के जो वातापी के चालुक्य थे उनके सामंत थे। सामंत यानी उनके अधीन कार्य करते थे। उनको एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था और ये सामंत कहलाते थे। तो उसने अंतिम चालुक्य शासक कौन था? कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। किसने कर दी थी? दंती दुर्ग ने। ये जो वातापी के चालुक्य थे, उसमें जो शासक आता है अंतिम शासक कीर्तिवर्मा, उसको पराजित करके चालुक्यों की सत्ता को समाप्त कर दिया। और कर्षण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? ये जो कर्षण प्रथम है इसने एलोरा में जो सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया था कर्षण प्रथम ने। वंश के चौथे शासक, राष्ट्रकूट वंश के चौथा शासक कौन था? दुर्व ने गुजर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया और पांचवें शासक गोविंद तृतीय ने गुजर प्रतिहार शासक नागवड़ द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। किसने किया था? गोविंद तृतीय ने। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक, जिसने गुजर प्रतिहार का जो नागवड़ द्वितीय शासक आता है और पाल शासक आता है धर्मपाल, यानी कि इन तीनों में जो संघर्ष हुआ था कन्नौज पर अधिकार को लेकर, तो उसी टाइम इन्होंने उनको पराजित किया था। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को माल प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। छठा शासक आता है अमोघवर्ष, जो कि शांतिप्रिय था। ये हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी में अगला शासक आता है अमोघवर्ष, जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया। उसी ने मान्यखेत या मालखेड़ को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाई थी। ये जो मालखेड़, ये मान्यखेत आता है, ये भी महाराष्ट्र में ही आता है। ये आज के टाइम में कर्नाटक में आता है।
जिसको मान्यखेत, जिसको राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी बनाया था, ये वर्तमान में कर्नाटक के क्षेत्र में आता था। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों से की है। किसने की है? जो अरब यात्री था सुलेमान, उसने अमोघ वर्ष की गणना की है। जैसे करशम द्वितीय आता है, इंद्र तृतीय आता है, और कन्नौज के तत्कालीन शासक महिपाल को पराजित करके भागने को विवश कर दिया। किसने? अमोघ वर्ष ने। 12वां शासक आता है करशम तृतीय, यह भी राष्ट्रकूट शासक था। करशम तृतीय ने शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ था। यानी कि ये जो 12वां शासक था राष्ट्रकूट शासक करशम तृतीय, तो इनके शासनकाल में राष्ट्रकूटों का जो है दक्षिण में कौन थे? चोल थे। तो चोलों से इनका लंबे समय तक संघर्ष होता रहा। राष्ट्रकूटों का प्रभाव कल्याणी के चालुक्य द्वारा हुआ। चालुक्य शासक तेलप ने 973 ईस्वी में इस वंश के क्रक द्वितीय को पराजित करके मान्यखेत पर अधिकार कर लिया था। किसने किया था? जो चालुक्य शासक आता है तेलप, उसने। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। किसके? वैदिक धर्म के। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। वे संस्कृत व कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अरबों ने इस वंश के शासकों को बलहेरा यानी बलराज कहकर संबोधित किया था। इसके बाद जो तीसरा वंश आता है, जो कन्नौज पर शासन कर रहे थे, एक पाल वंश था, राष्ट्रकूट वंश था, और तीसरा आता है ये राजस्थान में जो गुर्जर प्रतिहार वंश आता है, यह है अब यह अंतिम जो वंश था। त्रिकोणात्मक संघर्ष में, त्रिपक्षीय संघर्ष में, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस राज्य की स्थापना किसने की? नागभट्ट ने। नागभट्ट नामक एक सामंत द्वारा 725 ईस्वी में गुजरात में हुई थी। कहाँ पर की थी? अच्छा, ये गुजरात में पड़ता है। इसकी स्थापना कहाँ पर की थी? इस वंश की, प्रतिहार वंश की, गुजरात में की थी, नागभट्ट ने की थी। अतएव इसका नाम इसीलिए गुज्जर प्रतिहार पड़ा था। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। यानी जैसे ये हमारा भारत है, यहाँ पर सिंध पड़ता है, तो यहाँ से आक्रमणकारी आते थे, तो गुर्जर प्रतिहारों ने या नागभट्ट ने जो सिंध की ओर से जो आक्रमणकारी आते थे, उनसे भारत की रक्षा की। सिंध की ओर से आने वाले अरबों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था। कौन था? वत्सराज पहला शासक था। स्थापना तो नागभट्ट ने की थी, लेकिन वत्सराज इस वंश का पहला शासक था, जिसने सम्राट की पदवी धारण की। वत्सराज का पुत्र आता है नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी के लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर? कन्नौज पर। वह अपनी राजधानी भी कन्नौज ले आया था। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। उसके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों पर 1018 से 19 ईस्वी तक शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा आता है राजा भोज, जो कि मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। किस वंश का? गुज्जर प्रतिहार वंश का। तो सबसे प्रतापी शासक आता है राजा भोज, और जो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है, और जो नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था, पुत्र नहीं पौत्र था। अरब व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया और अगला सम्राट महेंद्रपाल था।
गुज्जर प्रतिहार वंश का अगला सम्राट कौन था? महेंद्रपाल था, जो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। कौन? महेंद्रपाल। और कर्पूर मंजरी ये जो नाटक है ये किसने लिखा था? राजशेखर ने लिखा था। महेंद्र का पुत्र आता है महिपाल। राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हुआ। महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा था। किसके समय? महिपाल के समय। उसके बाद के राजाओं महिपाल के समय महिपाल द्वितीय और विजयपाल ने 1013 ईस्वी में अपने राज्य को कायम रखा। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल। राज्यपाल बिना लड़े भाग खड़ा हुआ और बाद में उसने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली। महमूद गजनवी के लौट जाने पर कालिंजर के चंदेल राजा के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार डाला और उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बिठाया। कन्नौज में गहेड़वाल अथवा राठौड़ वंश का उद्भव होने लगा। कहां पर? कन्नौज में। 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थार्ध में बाड़ी के गुज्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया गया। गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। अब गुज्जर प्रतिहार के बाद जो दक्षिण भारत में चोल वंश आता है, तो हम उसी चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। चोल वंश उत्तरीवर्ती चोल राज्य, ये प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। यानी जो दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्य आते हैं, जैसे कि चोल आता है, पांड्य आता है और पल्लव राजवंश आता है, तो उसमें चोल वंश प्रमुख था तीनों राज्यों में से। अन्य 2 राज्य आता है पांड्य और चेर और केरल। पांड्य, चेर अथवा केरल आता है। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ। किसके अभिलेखों में? जो अशोक के हमें अभिलेख मिलते हैं उनमें। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। उनकी भाषा कौन सी थी? तमिल थी। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहन किया। तिरुवल्लुवर रचित कुरल इसका अच्छा उदाहरण है। केरीकाल लगभग 100 ईस्वी में चोल वंश का एक राजा हुआ। कौन? करिकाल चोल वंश का एक राजा हुआ जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली। उसने सिंहल से युद्ध किया और युद्धबंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? करिकाल ने। वे चोलों की राजधानी को उरगपुर या उरेयूर से कावेरीपत्तनम ले गया। चोल राजा विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य लगभग 880 से 907 ईस्वी ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया था। उसने पांड्यों और राजधानी मदुरई पर भी अधिकार कर लिया था।
ये चोल राजराज प्रथम आते हैं। इसने 985 से 1013 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुरुंग और सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को अपने अधीन करके पूरी दक्षिण भारत को एक छत्र सम्राट बन गया था। कौन? ये जो राजराज प्रथम आता है, चोल शासक, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था जिसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उसने अपनी राजधानी तंजौर से भगवान शिव का राजराजेश्वर वरदेश्वर मंदिर बनाया। राजराज प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया? ये जो तंजौर में है भगवान शिव का राजराजेश्वर मंदिर। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम ने 1016 से 44 ईस्वी को के आसपास शक्तिशाली नौसेना थी जिसने पेंगू, मर्तबान, अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता और उसने बंगाल और बिहार के शासक महिपाल से युद्ध किया। उसकी सेनाएं कलिंग पार करके उड़ीसा, दक्षिण कोसल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तट तक पहुंची। इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी था राजा धीराज। चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम युद्ध में मारा गया था। किसका पुत्र? राजेंद्र प्रथम का। परंतु वीर राजेंद्र ने 1034 से 69 ईस्वी में चालुक्यों के कुंडल संगमम के युद्ध में परास्त कर पिछली हार का बदला ले लिया था। चोलों में शीघ्र ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया और इसके फलस्वरूप सिंहासन राजेंद्र कोलंतुंग प्रथम 1070 से 1122 ईस्वी को प्राप्त हुआ। राजेंद्र कोलंतुंग की मां चोल राजकुमारी और पिता चालुक्य राज्य का स्वामी था। इसी प्रकार कोलंतुंग ने चालुक्य चोलों के एक नए राजवंश की स्थापना की और उसने 40 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद ये जो चोल प्रशासन आता है, चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। किसका? चोलों का। ये देखिए गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट साम्राज्य। यहाँ पर आता है, ये रहा गुर्जर प्रतिहार और यहाँ इधर आता है राष्ट्रकूट और यहाँ कलिंग है और यहाँ बंगाल में पाल वंश आता है। तो ये राष्ट्रकूट, गुर्जर और प्रतिहार। और ये जो नीचे आते हैं, ये देखिए ये चोल साम्राज्य है और यहाँ पर पांड्य साम्राज्य आता है और यहाँ केरल की तरफ ये आता है चेर साम्राज्य और यहाँ ऊपर आता है राष्ट्रकूट। वर्तमान महाराष्ट्र के क्षेत्र में उस टाइम राष्ट्रकूट आता था। ये चोल कालीन मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर बने हुए हैं चोल कालीन। और यह है नटराज की शिव प्रतिमा है। ये देखिए नटराज की शिव प्रतिमा है, नृत्य करते हुए। तो हम चोल जो प्रशासन है उसके बारे में पढ़ रहे थे। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था। कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? 6 प्रांतों में, और जिनको मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडलम। मंडलम के उपविभाग कोटम और कोटम के उपविभाग नाडु और कुर्रम और ग्राम होते थे। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाटर
और नगर की सरणियों को नगरतार कहा गया है। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमित निर्वाचित होते थे। अभिलेखों में नाडू की सभा को नाटर और नगर की सरणियों को नगरतार कहा गया है। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमित निर्वाचित होते थे और प्रत्येक मंडलम को तो स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन राजा का नियंत्रण करने के लिए कोई भी केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। किस समय? चोल प्रशासन में। भूमि की उपज का लगभग छठा भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। लगान अनाज या स्वर्ण मुद्राओं में दिया जा सकता था। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था। क्या कहलाता था? कासू। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाओं की पूरी की थी। अब हम चोल कला के बारे में पढ़ रहे हैं कि चोल कालीन जो कला और स्थापत्य का विकास हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। जो पल्लव वंश था उसकी स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि चोल काल में जो मंदिर बनते थे उनकी विशेषताएं जैसे थी वर्गाकार विमान होता था, मंडप होते थे, गोपुरम होते थे, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृद्ध सदन होते थे और सजावट के लिए पारस्परिक सिंह, ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों आदि का होना। ये पल्लवकालीन स्थापत्य कला थी, तो इसी को आगे बढ़ाया था चोलों ने। राजराजा प्रथम का तंजौर का जो शिव मंदिर है वो राजशेखर मंदिर द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की ये देखिए, भारत में जो पल्लव साम्राज्य था ये है पल्लव साम्राज्य। ये देखिए यहाँ पर पल्लव आते हैं और ये पांडे नीचे, और यहाँ पर कदम गंगा, और यहाँ पे आता है उज्जैन। ये पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी, और यहाँ पर ये मथुरा गुप्त साम्राज्य, और यहाँ पे थे ये शक महाराष्ट्र के क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य आ गया। उज्जैन जो मालवा में था, वर्तमान मध्य प्रदेश में। और इधर से जो आक्रमणकारी आए थे वो थे हूण आक्रमणकारी। हूण आक्रमणकारी थे चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट रहे। किसके मंदिर? जो तंजौर के मंदिर आते हैं वो। चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। हमने अभी मूर्ति देखी थी नटराज शिव की जो कांसे की बनी हुई थी, वो चोल प्रशासन की थी, चोल साम्राज्य की थी। और मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ था। अब जो चोलकालीन जो समाज आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे। राजा धीराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख है। समाज में स्त्रियों को संपत्ति की स्वामिनी होती थी, यानी जो स्त्रियां थी उनको संपत्ति का स्वामी माना जाता था चोल काल में। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। उसके बाद जो अगला वंश आता है वो आता है पल्लव वंश। इस वंश के शासक आरकाट, मद्रास, तिरुचिरापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। तंजौर के जो आधुनिक जिले वहां पर राज्य करते हैं कौन से शासक? जो पल्लव शासक आते हैं। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णु गोप है उनका मिलता है। शिलालेखों में जो प्रथम पल्लव शासक है वो थे कांची के विष्णु गोप।
पल्लवों में सिंह विष्णु और 6ठी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा था। कौन? सिंह विष्णु। उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्य किया था। कितनी शताब्दियों तक? 2 शताब्दियों तक। प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम जैसे महेंद्र वर्मा आता है, महेंद्र वर्मा प्रथम लगभग 600 से 25 ईस्वी तक इसने शासन किया था। नरसिंह वर्मा आता है, महेंद्र वर्मा आता है द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय और परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा और नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित, ये पल्लव शासक थे। उसके बाद महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता था। उसने पत्थरों को तराशकर अनेक मंदिर बनवाए। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा था। उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाया। किसने? महेंद्र वर्मन, जो कि एक पल्लव शासक था। उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाया। उसे लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। महेंद्र वर्मन को किसने पराजित किया था? जो चालुक्य राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, उसने। महेंद्र के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा महामल ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर दिया और उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। परंतु चालुक्यों ने 655 ईस्वी में इस हार का बदला ले लिया। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया था। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने मामल्लपुरम या ये देखिए पल्लवकालीन जो मंदिर बने हुए हैं, ये पल्लवकालीन मंदिर है, आज भी है ये। महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और वहां पर 5 रत्न मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ चट्टानों को तराश कर मूर्तियां उत्कीर्ण की गई। कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के, यानी जो पल्लव शासक थे कुछ तो शिव के उपासक थे और कुछ विष्णु के। उसके बाद जो अगला वंश आता है पल्लवों के बाद, वो आता है चालुक्य वंश। उसके बाद आते हैं चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश में जिसमें नाम आता है पुलकेशिन प्रथम का। चालुक्य वंशी पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ। ये थे वातापी के चालुक्यों की तरह 13 वर्षों के वेदान 642 से 655 ईस्वी को छोड़कर 550 ईस्वी से लेकर 775 ईस्वी तक शासन किया था। चालुक्य नरेशों में चौथा पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक प्रख्यात था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। उसने 608 ईस्वी में शासन ग्रहण किया। उसका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था। छह सौ 642 ईस्वी में वे पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ था। पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति पुनः प्रतिष्ठित की। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त कर दिया और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज्य की स्थापना की। यह नया राज्य 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक सत्ताधीन रहा। कल्याणी के इस चालुक्य राज्य का एक लंबे अरसे तक तंजौर के चोलवंशी शासकों से संघर्ष चलता रहा। किसका? जो कल्याणी के चालुक्य थे उनका तंजौर के जो चोलवंशी शासक थे उनसे लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा था।
सत्यासरे नामक चालुक्य राजा को चोल नरेश राजराज ने परास्त किया था। चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने इसे अपमान का बदला ने केवल चोल नरेश राजाधिराज को कोप्पम के युद्ध में करारी हार देकर किया था, बल्कि इस युद्ध में उसने राजाधिराज का वध भी कर दिया था। सातवें नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने, जो विक्रमा के नाम से भी व्याख्यात था, कांची पर अधिकार कर लिया और प्रसिद्ध कवि विल्हण को संरक्षण प्रदान किया था। किसको? विल्हण को। विल्हण ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमादेव चरित्र नामक ग्रंथ लिखा था। वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरेशों ने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्म को आश्रय दिया था। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। किसने? चालुक्य राजाओं ने। याज्ञवल्क्य के स्मृति की मित्राक्षरा और व्याख्या के लेखक प्रसिद्ध विधिवता व विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में ही रहते थे। मित्राक्षरा को हिंदी कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद जो बाहरी आक्रमण एवं आत्मसातीकरण शक, हूण एवं कुषाण जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, तो इन्हीं बाहरी आक्रमणकारियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बाहरी आक्रमणकारी जैसे शक आता है, हूण आते हैं और कुषाण आते हैं। तो सबसे पहले हम शकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी। जैसे कि ये मान लो भारत है, तो यहाँ पर जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दो देशों को छोड़कर यहाँ पर जितने भी देश आते हैं उन सबको हम मध्य एशिया कहते हैं। तो जो मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी वो थी शक, जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर। यहाँ से शक बोलन दरे से होकर लगभग 71 ईस्वी पूर्व में भारत आए थे। कौन से दरे से? बोलन दरे से होकर के। रामायण एवं महाभारत में शक बस्तियों को कंबोजों और यवनों में रखा गया है। कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें उन्हें संगकुल शक-कुल कहा गया है। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। कहाँ पर? शकों ने सिंधु प्रदेश को जीत लिया और इसके बाद जो ये सौराष्ट्र का क्षेत्र आता है, यहाँ पर शक शासन की स्थापना की थी। मुद्राओं और लेखों से स्पष्ट है कि इनकी एक शाखा ने उत्तरापथ और मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और कालांतर में वे अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गए। इसके बाद है तक्षशिला के शक शासकों में मावेज एवं एजेज नाम आते हैं। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों द्वारा हुआ। हमामस और हंगान मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप थे। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख में बाद के शक शासक राजबुल को महाक्षत्रप कहा गया है। मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया था। कहाँ तक? पूर्वी पंजाब तक। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा हुआ। शक शक्ति का विनाश किसने किया था मथुरा में? ये जो कुषाण आते हैं, ये भी बाहरी आक्रमणकारी ही थे, इन्होंने किया था। पश्चिमी भारत में शकों के शहरात वंश के भूमक तथा नेहपान दो शासक ज्ञात थे। कौन कौन? एक तो भूमक नाम आता है, दूसरा नाम आता है नेहपान। इन शक शासकों ने सातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र
काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। नहपान के समय भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम था। जोगलथम्बी नामक शासक स्थान से मिले सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। किससे? जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे उनसे नहपान। नासिक लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को सहरात वंश का उन्मूलक कहा गया है। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों में चेस्टन का नाम आता है, जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों तथा मुद्राओं पर शक संवत का उपयोग किया। अब ये जो चेस्टन था शक शासक, उनका पौत्र आता है रुद्रदामन। रुद्रदामन जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है, ये वही रुद्रदामन है। रुद्रदामन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारिका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण और विंध्य पर्वत तक फैला था। मुद्राओं से प्रदर्शित होता है कि चेस्टन का वंश 305 ईस्वी में समाप्त हो गया था। अगला जो वंश आता है वो भारी आक्रमणकारियों में अगला वंश आता है कुषाण वंश। कुषाणों को यूची जाति या तोचरियन भी कहा जाता था। कुषाणों को यूची जाति भी कहा जाता था। यूची कबीला 5 भागों में बंट गया था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया था। कुजल कडफिसस प्रथम 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक ये अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। कुजल कडफिसस कौन था? ये कुषाण जाति का था। इसने दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और पार्थिया के एक भाग को अपने राज्य में मिला लिया। इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया। विम कडफिसस द्वितीय, कुजल कडफिसस आता है और उसके बाद आता है विम कडफिसस द्वितीय 65 से 75 ईस्वी तक। भारत के एक विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। यह शैव मत का अनुयायी था और इसकी कुछ मुद्राओं पर त्रिभुज और त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्माग्राही, नंदी अभिमुख और भगवान शिव की आकृति अंकित है। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए। भारत में पहली बार कौन से शासक ने, कुषाण शासक ने सोने के सिक्के चलाए? तो उसका नाम आता है विम कडफिसस। अगला जो शासक आता है कुषाण वंश का वो आता है कनिष्क। ये भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है। कनिष्क जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। तो कनिष्क के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यह है कुषाण साम्राज्य। कुषाणों का साम्राज्य ये देखिए, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, यहाँ पर उन्होंने शासन किया था। और तो इसमें कनिष्क का नाम आता है। परंपरा के अनुसार उसके समय में कश्मीर के कुंडलवन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति। और इसकी प्रथम राजधानी पेशावर या पुरुषपुर एवं दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। किसकी? कनिष्क की। इसने 78 ईस्वी में नया संवत चलाया था जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया था। कनिष्क ने किसको जीता? कश्मीर को।
उसने कासगर, यारकंद व खोतान पर भी विजय प्राप्त की। महास्थान बोगस में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। मथुरा जिला में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। कहाँ पर? मथुरा में। इस प्रतिमा में उसने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए हैं। एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। कनिष्क के राज दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। किसके दरबार में? ये जो कुषाण शासक था कनिष्क, कनिष्क के दरबार में थे पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष और बौद्ध विचारक जैसे नागार्जुन आते हैं, और गणितज्ञ और चरक जैसे विद्वान थे। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही। इसी समय रोम से भारत का व्यापार काफी लाभप्रद स्थिति में था, जिससे भारत में आर्थिक समृद्धि आई। ये देखिए, ये कनिष्क की मूर्ति है। ये चित्र मिला है हमें कनिष्क का, जो कि कुषाण शासक था, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक आता है ये। और अगला जो वंश आता है वो आता है हूण। यानी ये तीनों ही भारी आक्रमणकारी थे, जिसमें प्रथम हमने पढ़ा था शक, उसके बाद कुषाण, और कुषाण में ये जो कनिष्क है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। इसके बाद अगला आता है हूण। तो हूणों के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत पर शक और कुषाण के बाद हूणों का भारत पर पहला आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ था। हूणों का पहला आक्रमण कब हुआ? 458 ईस्वी में। उस समय गुप्त वंश का सम्राट गुप्त का शासन था। हूणों के आक्रमण के समय गुप्तों का शासन था, और उसके पुत्र स्कंदगुप्त सेना का नेतृत्व करते हुए हूणों को हराया था। हूणों को किसने हराया था? जो गुप्त शासक है स्कंदगुप्त, उसने हराया था। 30 वर्ष के बाद पुनः हूण आक्रमण हुए। 6ठी शताब्दी के प्रारंभ तक हूणों का भारत के उत्तर पश्चिम के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। तोरमान नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा पर अधिकार कर महाराजाधिराज की पदवी धारण की। ये जो हूण आक्रमणकारी था तोरमान सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, और उसके बाद उसने जो पंजाब है, राजपूताना का क्षेत्र आता है, सिंधु आता है, मालवा आता है, उन पर अधिकार कर लिया था, और उसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। तोरमान का पुत्र आता है मिहिरकुल, और जिसका राज्य 510 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सियालकोट इसकी राजधानी थी। बौद्ध भिक्षुओं से मिहिरकोल को गणना थी। उसने अनेक मठों एवं स्तूपों को नष्ट किया। मालवा के शासक यशोधर्मा ने इसे पराजित किया। पराजित होने के बाद ये कश्मीर चला गया और कश्मीर में अपना राज्य कायम किया। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई, और देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। यानी कि हमने जब गुप्त साम्राज्य पढ़ा था, तो गुप्त साम्राज्य उस समय स्वर्ण काल माना जाता था, क्योंकि उस समय उसमें सांस्कृतिक उन्नति हुई थी, स्थापत्य कला हर क्षेत्र में उन्नति हुई थी, बहुत सारे विद्वान हुए थे गुप्त काल में। लेकिन हूणों के आक्रमण के बाद गुप्त साम्राज्य का नष्ट हो गया था, और उसके बाद जो भारत की राजनीतिक एकता थी वो भी नष्ट हो गई थी, और देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। अब हम आत्मसातीकरण पढ़ते हैं। जैसे कि शक, हूण एवं कुषाण विदेशी जातियां थी, तीनों ने ही भारत पर आक्रमण किया
और विजेता बनकर यहाँ पर शासन किया था। इन्होंने शासन तो किया, परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति में आत्मसातीकरण भी हो गया। यानी कि ये यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी अपनाने लगे थे। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन एवं शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही थी। कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत में महाराजाओं की अधिष्ठित करती है। यानी कि ये जो कनिष्क शासक था, इसने बौद्ध धर्म को सर्वमान्यता दी और इसीलिए यह महान राजाओं में गिना जाता है। ये कुषाणकालीन सिक्के हैं, ये देखिए, ये कुषाणकालीन सोने के सिक्के हैं। और अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है दिए हुए हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए, महाभारत बौद्ध साहित्य एवं चाणक्य के अर्थशास्त्र से महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महाजनपदों के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? महाभारत से, बौद्ध साहित्य से एवं जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था उनसे हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य तथा कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। ये सारे क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन थे। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें हम धम्म कहते हैं। उसके अनुसार पाप कर्म से निर्वृत्त विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, और जबकि पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त उनके अभिलेख अरेमाइक से और खरोष्टी लिपि में हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने से पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग, जिसे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र हैं। सातवाहन वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। ये जो सातवाहन वंश आता है, इनके जो सभी शासक थे वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया और यवनों और शकों से संघर्ष किया। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा था। कौन? समुद्रगुप्त। आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिष विज्ञान आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गुप्त काल में गणित तथा ज्योतिष विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत ने 725 ईस्वी में की थी। उसके राज्य की स्थापना गुजरात में हुई और अतः उसके वंश का नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। ये सब हम पढ़ चुके थे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बिंदु दिए हुए हैं, इनको एक बार वापस पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। चोल शासक राजराजा प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। चोल युग के कांसे की शिव मूर्तियां कला की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध थी। सातवाहन गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक लेख में शकों को नष्ट करने के कारण सहरात वंश उन्मूलक कहा गया है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में नया संवत चलाया, जिसे शंख संवत कहा जाता है। ये कुषाण शासक था कनिष्क, जिसने शंख संवत चलाया था। तो अब ये जो प्रश्न दिए हुए हैं
जैसे राजस्थान के प्रमुख महाजनपद कौन कौन से आते हैं, जिसमें उनका नाम बताना है। बिंदुसार के समय जो यूनानी राजदूत आया था उसका नाम क्या था, पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो ये सब प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखने हैं जो भी आपको आते हैं, और जो नहीं आते हैं वो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ये कुछ बड़े प्रश्न दिए हुए, इनके उत्तर कॉपी में लिखने हैं, और ये निबंधात्मक प्रश्न है, तो इन सब के प्रश्न भी आप लोगों को ढूंढने हैं। और तो अब हम कल से ये जो दूसरा पार्ट है इसको शुरू करेंगे हम, संघर्षकालीन भारत। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और जो भी आपके सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।